लेक्चर 9 वैदेहीज ब्रेकडाउन। वैदेही से अब खुद को संभाला नहीं गया। वैदेही उस आदमी की कमर में अपने हाथ लपेट देती है और उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। कुछ ही देर में वैदेही की सिसकी की आवाज आई। इस आवाज से उस इंसान की मुठ्ठियां कस गई। वैदेही की पकड़ भी उस इंसान के शर्ट पर कस गई। वैदेही किसी तरह खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो संभाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो सिसक रही थी। तभी वैदेही के कान में एक आवाज आई, रिलैक्स योरसेल्फ लिटिल बर्ड। ये कहने की देर थी कि वैदेही रो पड़ी। वेद जिससे वैदेही लिपट कर रो रही थी, उसकी आंखें इस वक्त सर्द थी। एक हाथ की कसी हुई मुट्ठी और दूसरे हाथ से वो हल्के हल्के वैदेही का सर सहला रहा था। वेद सर्द आंखों से सामने देख रहा था। तभी उसके कानों में वैदेही की आवाज आई। वैदेही जिसे रोते रोते अब हिचकी आ रही थी, वो रोते रोते बोली, सभी सभी मतलबी है। कोई भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। सब एहसान करते हैं। मैंने भी एहसान के बदले एक एहसान कर दिया, पर रिश्ते नहीं बचे। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। वैदेही को रोते रोते अब हिचकियां आ रही थी, जिस वजह से वो लड़खड़ा रही थी। वेद वैदेही का सर सहला बोला, ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से लिटिल बर्ड। शांत हो जाओ अब। वैदेही वेद पर अपनी पकड़ कस बोली, प्लीज ले चलो। मुझे यहाँ से ले चलो। वेद सर झुका वैदेही को देख बोला, काम डाउन लिटिल बर्ड। तभी उसे फील हुआ कि वैदेही की पकड़ ढीली हो गई है और उसका शरीर भी वेद के शरीर पर अड़ गया था। वेद वैदेही का चेहरा उठा देखता है कि वैदेही बेहोश हो गई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी, पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। वैदेही की ये हालत देख वेद को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर इस फिक्र का कारण उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। इस सोच को दिमाग से झटक वेद वैदेही को अपनी गोद में उठा लेता है। तमन्ना जो वैदेही को ढूंढते हुए उधर आई, वैदेही को वेद की गोद में बेहोश देख वो घबरा गई। वैदेही के पास पहुंच तमन्ना घबराकर बोली, क्या हुआ वैदेही को? ये बेहोश कैसे हो गई? पर वेद बिना कुछ बोले घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर हॉल में अरुण ठाकुर के साथ आरोही जी बैठी थी और कुछ बात कर रहे थे। वही पीछे से वेद वैदेही को लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वेद वैदेही के कमरे में जाकर वैदेही को उसके बेड पर लिटा देता है। तमन्ना अंदर आकर बोली, तुम बताओगे इसे क्या हुआ है? वेद तमन्ना को सर्द नजरों से देख बोला, बेहोश है। तमन्ना जाकर वैदेही के पास बैठ गई। तभी वैदेही बेहोशी में बोली, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। सब कुछ, वैदेही फुसफुसाते हुए बोली। तमन्ना वेद को देख बोली, ये रोई थी क्या? वेद कुछ नहीं कहता। तमन्ना वेद से हल्की तेज आवाज में बोली, बोलो भी। ये रोई थी क्या? ये कमजोर कैसे पड़ गई? फिर थोड़ा रुककर बोली, तुम बोलते क्यों नहीं? ये रोई। वेद बीच में सर्द आवाज में बोला, डोंट फॉरगेट हु आई एम। अपने जुबान को संभालो, बोल। वेद एक नजर वैदेही को देख कमरे से बाहर चला गया। तमन्ना दरवाजे की तरफ देखती है जिस तरफ वेद गया था। तभी कोई उसके गले लग गया। तमन्ना झुककर देखती है तो वैदेही उसके गले लगी हुई थी। वैदेही धीरे से तमन्ना के कान में बोली, आई एम हंगरी दिदू। तमन्ना बोली, तू बैठ, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। वैदेही हेडरेस्ट से टिककर बोली, ये खाना नहीं खाना मुझे। आप अपने हाथ का कुछ बना के लाओ, बोल। वैदेही फोन चलाने लगती है।
तमन्ना वैदेही को देख बोली, अंकल ने क्या कहा था बच्चा? वैदेही तमन्ना की बात का कोई जवाब नहीं देती। तमन्ना दोबारा बोली, बच्चे अंकल ने ऐसा क्या बोला कि? बचपन से आज तक ना रोने वाली वैदेही आज टूट गई और खुद को नहीं संभाल पाई। वैदेही कुछ पल रुक हंसते हुए बोली, आपसे किसने कहा दिदू कि मैं रोई थी? मैं किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ती, खुद के सामने भी नहीं, तो रोने का सवाल ही नहीं बनता। तमन्ना वैदेही को घूरते हुए बोली, तो तू बेहोश कैसे हो गई थी? वैदेही दोबारा फोन में नजरें गड़ा बोली, वो मैंने 2-3 दिनों से ठीक से खाया नहीं है ना, इसलिए चक्कर आ गए थे। बोल वो मुस्कुरा देती है। तमन्ना बोली, पक्का ना बच्चे? तमन्ना की बात सुन वैदेही की पकड़ उसके फोन पर कस गई। वो थोड़ा रुककर बोली, पक्का दिदू, अब आप खाना लेके आओ वरना मैं सच में 2-4 बार और बेहोश हो जाऊंगी। कभी किसी के सामने कमजोर ना पने वाली वैदेही आज वेद की प्रेजेंस में कमजोर पड़ गई। जो वैदेही तमन्ना से कभी झूठ नहीं बोलती थी वो आज झूठ बोल गई, जिससे वैदेही दूर जाना चाह रही है। ना जाने कौन सा जादू उसे बार बार उसी के पास ले जा रहा है। क्या ये एक रिश्ते की शुरुआत है या बस एक कोइंसिडेंस? जानेंगे आगे। तमन्ना वैदेही की बात सुन मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। तमन्ना के जाते ही वैदेही की आंखों से एक बूंद आंसू लुककर उसके गाल पर आ गए, पर उसने तुरंत ही अपने आंसू साफ कर लिए। अनिरुद्ध जी के कमरे में सोफे पर वेद एक पैर पर दूसरा पैर चाय किसी राजा की तरह बैठा था। उसका चेहरा जितना शांत था उतनी ही सर्द उसकी नीली आंखें, जो रूम के टेम्परेचर को लगातार कम किए जा रहा था। सामने हाथ बांधे अनिरुद्ध जी खड़े थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। इस कमरे में इतनी शांति थी कि चींटी भी अगर अपने दोस्तों से बात करे तो आवाज कमरे में गूंज जाए। इस शांति को चिरते हुए वेद ऑर्डर देने के लहजे में बोला, शादी राजस्थान में ही होगी। अनिरुद्ध जी कुछ पल रुक कर बोले, पर हुकुम सा, शादी तो इंदौर से होने वाली थी। वेद सीरियस हो बोला, पर अब राजस्थान से होगी। पर रिश्तेदारों का क्या हुकुम सा? अनिरुद्ध जी बोले। वेद सर्द नजरों से अनिरुद्ध जी को देखते हुए बोला, क्या आप मेरे हुक्म को नकारना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध जी सरना में हिला झट से बोले, माफ करे हुकुम सा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। वेद सर हिला बोला, कल सुबह आप सब हमारे जेट से राजस्थान चलेंगे। अपने सामान पैक कर लीजिए। बोल वेद कमरे से बाहर चला गया। सॉरी रीडर्स, आज काफी छोटा चैप्टर है पर मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए अब और नहीं लिखा जा रहा। कल कोशिश करूंगा। बीडी डू चैप्टर द डू। सभी रीडर्स को इतने सपोर्ट के लिए थैंक्स।